Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। हमारे इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जो लास्ट लेक्चर मैंने फिनिश किया था उससे आगे का एक्सटेंशन। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी का सिर्फ 50% क्वेश्चन ही सॉल्व कराया था। तो आज की क्लास में हम चैप्टर का बैक एक्सरसाइज पूरा ही फिनिश करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9th, 8 तक तो हमने फिनिश कर लिया था। तो देखिए 9th क्वेश्चन में है क्या, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड का ही यूज ज्यादातर एज अ फ्यूल क्यों करते हैं। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। देखो कार्बन का आप कोई भी कंपाउंड लो, उसकी रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। लाइक हम मीथेन, इसकी कंबशन कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 एंड H2O। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल द कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी कंबशन हाईली एक्सोथर्मिक है, यहाँ हीट रिलीज होगी। एज रीजन में आपको क्या लिखना है, द कंबशन of hydrocarbon releases huge amount of energy per unit volume। बाकी अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में यदि आप हाइड्रोकार्बन्स को देखो तो पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और यही रीज़न है कि उनको आप यूज़ करोगे एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ये इसका मेन रीज़न है। पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हीट रिलीज करने के कारण ड्यूरिंग कंबशन हाइड्रोकार्बन या कार्बन एंड कंपाउंड्स का यूज़ हम एज अ फ्यूल और इसके एप्लीकेशंस भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सोप है हमारा, सोप हार्ड वाटर में यूजफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। सोप हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं? एज आई सेड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो सोप से रिएक्ट कर जाते हैं। C17H35 COONA, यह है सोप, सोडियम स्टीयरेट। और यदि वाटर हार्ड है तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का कोई ना कोई सॉल्ट तो होगा ही प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। मैंने ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। यही वाटर सॉफ्ट होता तो ऐसा कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता वाटर में और ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं होता। ये दोनों आपस में क्लब होंगे टू गिव, क्लब होने के बाद ये बनाएंगे C17H35 COO होल ट्वाइस Ca। दिस इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl। इसे आप बोलोगे कैल्शियम स्टीयरेट स्कम। ये एक तरीके का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जब भी वाटर हार्ड होगा तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, सल्फेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि हार्डनेस भी दो टाइप का होता है, एक हार्डनेस होगा टेम्पररी और एक होगा परमानेंट। तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से सॉल्ट हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। वो सोप से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएंगे और झाग बनेगा ही नहीं। जब तक झाग नहीं बनेगा, मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर हमारे कपड़े साफ नहीं होंगे। तो क्वेश्चन था हमारा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर को जब सोप से ट्रीट करेंगे तो स्कम का फॉर्मेशन होगा, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। वो कुछ इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आपके कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट चेंज will you observe if you test soap with litmus paper? अब देखो जो लिटमस है
लिटमस में एक्शन देखोगे, एसिड में ये क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेसेस होते हैं वो बेस क्या करते हैं, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो सोप होगा हमारा, देखो यहाँ जो सोप की हम बात कर रहे हैं, सोप एल्कलाइन नेचर का होता है बेसिक, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से बना हुआ है, इसका नेचर है एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स बेसिक, तो बेसिक है तो ये क्या करेगा, इट टर्न्स, बेस वाला नेचर शो करेगा, रेड लिटमस टू ब्लू। लेकिन सपोज हम इसमें ब्लू लिटमस ही यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे जो ब्लू लिटमस रहेगा वो ब्लू ही रह जाएगा, राइट। ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि सोप सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला सॉल्ट, नेचर होता है अल्कलाइन, बेसिक नेचर का। क्योंकि सोप बनाने के लिए आप फैटी एसिड में NaOH या KOH ऐड करते हो, तो उस बेस का कैरेक्टर सोप में रहेगा, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। यदि लिटमस आपका रेड है तो रेड से वो क्या हो जाएगा, ब्लू, बट ऑलरेडी वो ब्लू है तो ब्लू ब्लू ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस। लिटमस ब्लू है, उस पर सोप का कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि लिटमस पेपर रेड है तो रेड से वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है काफी फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होगा निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। जैसे मैंने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है इथीन, और इथीन की हम हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं सैचुरेशन के लिए, कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ईदर निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट हम यूज करेंगे और इसका जो अनसैचुरेशन है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 इथेन। तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन या एल्काइन को आप एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो, हमेशा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज होगा। अब इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, तो एक मेजर एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड कि ये करता क्या है, एक्चुअली ये करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थ्रू हाइड्रोजिनेशन हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली इसका यूज क्या है कि ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करेगा। वेजिटेबल घी एक सैचुरेटेड फैट है और इससे हेल्थ को बहुत नुकसान भी होता है। सैचुरेटेड फैट जैसे बटर वगैरह हो गया या डालडा वगैरह हो गया, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट करना हो, वेजिटेबल ऑयल जिसे हम वनस्पति ऑयल भी बोलते हैं, उसे वनस्पति घी बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होगा। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, ये इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया हाइड्रोजनेशन का। इसमें आप कैटलिस्ट निकल यूज़ कर सकते हो, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का पर्पस क्या है, टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड वन। एंड इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगा कि ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाएगा, सैचुरेटेड फैट बनाएगा, लाइक बटर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन वही करेंगे जिसमें कुछ स्पेस एम्प्टी हो, जिसमें ऑलरेडी डबल ट्रिपल बॉन्ड है और डबल ट्रिपल के ब्रेक होने के बाद कुछ नए स्पेस क्रिएट होंगे जहां एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन या हेलोजन का। अब इसमें हमें चेक करना है कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ वही करेंगे जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो क्या इथेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथेन। तो क्वेश्चन है कि क्या ये कर पाएगा रिएक्शन एडिशन, नहीं, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। C3H8 इज प्रोपेन,
क्या प्रोपेन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पूरा ही स्पेस फुल दिखेगा, कोई स्पेस खाली होने के चांसेस नहीं है। बट C3H6 इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आपको स्कोप है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ अटैच कर पाओगे या क्लोरीन अटैच कर पाओगे। तो प्रोपीन अनसैचुरेटेड है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन कॉल्ड एडिशन रिएक्शन कर पाएगा। C2H2 इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यदि स्ट्रक्चर में ट्रिक यही है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो एडिशन रिएक्शन के लिए एलिजिबल है। इसे हम बोलते हैं इथाइन एसिटाइलिन। और CH4 में देखते हैं, CH4 की स्ट्रक्चर हमने बनाया, यहाँ फुल सैचुरेशन आपको दिख रहा है। तो जिसमें ऑलरेडी सैचुरेशन है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, वो इस तरीके का कोई भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब या तो एल्कीन है या एल्काइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स easily undergo एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि इनका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नए स्पेस क्रिएट होंगे, उस स्पेस पे हाइड्रोजन या हेलोजन ऐड हो सकता है। तो हमेशा आप देखना कि एल्कीन और एल्काइन ही क्या करेंगे, इस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे एडिशन। लेकिन एल्कीन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कभी ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एल्कीन में ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में 100% ये रिएक्शन होगा, राइट। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज, ये भी एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको याद रखना है। यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो वेजिटेबल, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, लाइक बटर। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। और जो वेजिटेबल घी है लाइक बटर, डालडा, ये है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड के लिए एक टेस्ट होता है कि यदि हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन से, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन का जो रेड ऑरेंज कलर है, रेड ऑरेंज कलर, वो डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइजेशन ऑफ रेड ऑरेंज कलर of bromine acts as a test for unsaturation। मतलब जब भी किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड लाइक एल्कीन और एल्काइन को हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे तो ब्रोमीन का रेड ऑरेंज कलर डीकलराइज हो जाएगा। मतलब वेजिटेबल ऑयल जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ब्रोमीन से ट्रीट करो तो ब्रोमीन से ट्रीट करने पे इसका कलर कैसा हो जाएगा? डीकलराइज होगा। लेकिन इसको आप ट्रीट करो ब्रोमीन से तो यहाँ कोई आउटकम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बहुत सिंपल है, लैब में दो कंटेनर हैं, एक में सैचुरेटेड और एक में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब एक में वेजिटेबल ऑयल है, एक में वेजिटेबल घी है। दोनों को सेपरेटली आप ब्रोमीन से टेस्ट करो तो किस में कलर चला जाएगा बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। जो अनसैचुरेटेड है उसमें ब्रोमीन का ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज कलर डीकलराइज होगा, और आपने सैचुरेटेड में ऐड किया ब्रोमीन वाटर, कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां कोई एडिशन रिएक्शन ही नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। इस पर डिस्कशन हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हुआ था कि एक सोप आप किसी को ले लो, जैसे सोप में सबसे सिंपल सोप है सोडियम एस्टियरेट C17H35 COONA, ये है हमारा सोडियम एस्टियरेट। सोडियम एस्टियरेट किसी भी सोप में आप देखोगे पार्ट, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको दिखेगा
और मेन जो कार्बन एटम स्टार्टिंग का आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये इसका पोलर हेड है। सोप में दो पार्ट होते हैं, ये इसका पोलर हेड है जो वाटर से अट्रैक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, राइट, हाइड्रोफिलिक। यदि आप पेपर, न्यूज़पेपर, उसको पानी में डालो वो गीला हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। लेकिन प्लास्टिक, कोई आपके पास मार्कर या पेन है, पानी में डालो गीला नहीं होगा, ये हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो हाइड्रोकार्बन टेल है, जैसे 17 कार्बन है तो 17 हमें बनाना पड़ेगा, ये मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया। ये इसका हाइड्रोकार्बन टेल है, और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल होगा वो कैसा होगा, कार्बन टेल इज हाइड्रोफोबिक, पानी से ये दूर जाएगा, हाइड्रोफोबिक। हमारे कपड़े के अंदर जो ऑयली डस्ट होगा, उस ऑयली डस्ट के अराउंड ये लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा संख्या में एसोसिएटेड कोलॉइड एग्रीगेट या मिसेल बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जाके डस्ट से चिपक जाएगा और जो पोलर पार्ट है वो वाटर की साइड रहेगा। मिसेल फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया हुआ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में बताना है। इस तरीके का अरेंजमेंट, अभी हम नॉर्मली कुछ ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बट ऐसा आप मान के चलो कि एक डस्ट पार्टिकल के अराउंड 100 या उससे भी ज़्यादा संख्या में ये जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो एग्रीगेट बनाएंगे। इस फॉर्मेशन को हम मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं। अब होगा क्या, जब आप कपड़े को वॉश कर रहे होगे राइजिंग के टाइम पे, जो पोलर पार्ट है वो पानी से अट्रैक्ट होगा और इसका नॉन पोलर पार्ट कहाँ जाके स्टक्ड है, कपड़े के अंदर जो डस्ट है, तो वो उसको पुल करेगा फ्रॉम क्लोथ टू वाटर। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। आपको पॉइंट वाइज ये लिखना होगा कि सोप में दो पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड होगा, एक हाइड्रोकार्बन टेल होगा। कपड़े के अंदर जो ऑयली डस्ट है उससे ये हाइड्रोकार्बन टेल जो हाइड्रोफोबिक है वो स्टक्ड हो जाएगा और पोलर पार्ट वाटर की साइड होगा। जब ये पोलर पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होंगे, नॉन पोलर पार्ट जो कनेक्टेड है ऑयली डस्ट प्रेजेंट इन क्लोथ, उसको पुल करेगा फ्रॉम क्लोथ टू वाटर। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और डिटर्जेंट का भी यही होता है सेम, बट डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड ग्रुप होते हैं या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होंगे। ये नॉर्मल सोप का क्लींजिंग एक्शन है जिसमें मेन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा, राइट। तो ये था हमारा कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 का बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसके हेल्प से आप इंटरनली विद इन द चैप्टर जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया या नहीं आया, आपको कितना वैल्यू ऐड हो पाया आपके प्रिपरेशन में, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोई भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Follow and subscribe us for more.